नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी पर इको टॉक में सुने सप्ताह भर के देश और दुनिया के आर्थिक समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी द्वितीय मासिक मौद्रिक नीति बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की है। यह लगातार 7वीं बार है जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने यथास्थिति बनाए रखी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने वैश्विक तरलता ग्लोबल लिक्विडिटी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए IMF स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR में 650 बिलियन के रिकॉर्ड सामान्य आवंटन को मंजूरी दी है। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने योनो और योनो लाइट ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग नामक एक नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा शुरू की है। जुलाई 2021 में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST संग्रह 1.16 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 33% अधिक है। जुलाई 2020 में GST संग्रह 87,422 करोड़ रुपए था, जबकि क्रमिक रूप से वे इस वर्ष जून में 92,839 करोड़ रुपए था। इंटेल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह का निर्धारण किया जाता है। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC द्वारा तैयार की जाती है। भारत में मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है। इन्हीं आर्थिक नीतियों के आधार पर मुद्रास्फीति, खपत, विकास और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्य सरकार पूरा करती है। विश्व के अन्य देश भी अपने अपने केंद्रीय बैंकों के माध्यम से मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करते हैं। रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग MPD मौद्रिक नीतियों के निर्माण में MPC की सहायता करता है। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेटिव डिपार्टमेंट चल निधि की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर बैठक करता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य नीति रेपो दर के करीब है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इंस्ट्रूमेंट जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हैं। चल निधि समायोजन सुविधा, जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहा जाता है, इसमें ओवरनाइट और अवधि रेपो नीलामियां शामिल होती हैं। इन अवधि रेपो का मुख्य उद्देश्य अंतर बैंक अवधि मुद्रा बाजार को विकसित करने में मदद करना है, जो बदले में ऋण और जमा की कीमत के लिए बाजार आधारित बेंचमार्क निर्धारित कर सकते हैं और इस कारण से मौद्रिक नीति के प्रसारण में सुधार किया जा सकता है। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से महंगाई पर नियंत्रण, आर्थिक विकास दर का लक्ष्य, रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। तो आइए इको टॉक के इस एपिसोड में हम सभी
यह जानने का प्रयास कि ये मौद्रिक नीतियाँ क्या हैं और यह किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं, इस संबंध में हमारे विशेषज्ञ श्री M.A. हक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से इसके विस्तृत पहलुओं और उसके आयामों को सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें। झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। देश में आर्थिक गतिविधियों और अर्थव्यवस्था को लेकर के दो प्रमुख नीतियां होती हैं, जिसमें से एक राजकोषीय नीति या हम लोग उसे फिनेंशियल पॉलिसी कहते हैं, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष बजट के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नीति, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहते हैं, वह भारत के सेंट्रल बैंक RBI के द्वारा प्रति 2 माह में प्रकाशित की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध देश के अंदर प्रवाहित होने वाले मुद्रा से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत RBI लोगों में मुद्रा के प्रवाह की कमी या वृद्धि के माध्यम से देश में आर्थिक विकास और उत्पादन तथा सेवाओं के बीच एक संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करती है। मौद्रिक नीति के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई प्रकार के चीजों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, जो देश और देशवासियों के भलाई के लिए सर्वोत्तम होते हैं। इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 चीजों पर नियंत्रण स्थापित होता है। पहला, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। दूसरा, इकोनॉमिक स्लोडाउन या आर्थिक मंदी के समय किस प्रकार से इससे उभरा जाए और रोजगार को सृजित किया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, सभी प्रकार के बैंकों पर RBI का इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित होता है कि बैंक जनहित में अपने कार्यों को संपन्न कर सके और जनता के धन जो बैंकों में जमा है उनकी सुरक्षा प्रदान की जा सके। और चौथी महत्वपूर्ण बात होती है, जिसमें मौद्रिक नीति के माध्यम से RBI आयात और निर्यात तथा विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। मौद्रिक नीति के निर्माण करने की जिम्मेदारी RBI रेगुलेशन एक्ट 1934 के तहत की जाती है। इसके अंतर्गत मई 2016 में यह निर्णय किया गया कि RBI अब एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन करेगी, जिसे हम MPC कहते हैं। यह मॉनेटरी पॉलिसी का गठन पहली बार सितंबर 2016 में किया गया। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 RBI के तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त अधिकारी या विशेषज्ञ होते हैं। RBI के तरफ से रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, दूसरा रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर होते हैं और तीसरा कि रिजर्व बैंक के कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इसमें होते हैं। भारत सरकार अपनी तरफ से 3 सदस्यों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए करती है। वर्तमान समय में जो RBI के 3 सरकार के द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ हैं, उसमें से प्रोफेसर
असीमा गोयल हैं, प्रोफेसर जयंत वर्मा हैं और प्रोफेसर शशांक विंडे हैं। मई 2016 में यह निर्णय किया गया कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का गठन या मॉनेटरी पॉलिसी को इस प्रकार से बनाएगी जिसमें कि इन्फ्लेशन की दर, मुद्रास्फीति की दर को 4% तक रखा जाएगा। इसी समय यह निर्णय किया गया कि अब मौद्रिक नीति प्रत्येक 2 माह में बनाई जाएगी। इससे पहले मौद्रिक नीति 6 मंथ में बनती थी और फिर 45 डेज में बनाने की परंपरा भी रही थी। मौद्रिक नीति का मूल उद्देश्य ये होता है कि मुद्रा, करेंसी, गोल्ड एंड सिक्योरिटी पेपर का प्रवाह मार्केट में बढ़ाना या घटाना या सोखना, ये पूरी मौद्रिक नीति इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है और इसी के माध्यम से वो इन समस्त चीजों पर नियंत्रण स्थापित करती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें 2 तरह के उपाय आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। पहला क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब होता है जिसका संबंध नंबर से है और क्वांटिटेटिव टूल्स 2 प्रकार से आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। पहला, जिसे हम डायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है और इनडायरेक्ट में आरबीआई बैंक को निर्देश देते हैं और बैंक जनता के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। तो आज हम इसमें यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आरबीआई के डायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स आरबीआई और बैंक के बीच एक रिलेशन स्थापित करता है और उस रिलेशन के माध्यम से बैंक जनता और अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह की गति को कम या अधिक करता है। इसके लिए आरबीआई कई प्रकार के टूल्स या हथियार या उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसमें से मूल रूप से सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट प्रमुख होते हैं। इसके अतिरिक्त भी ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, जिसके अंतर्गत सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाजार में जारी किया जाता है और इसके माध्यम से बाजार से मुद्रा के प्रवाह को कम या वृद्धि किया जाता है। ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस एकमात्र ये होता है कि देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि किस प्रकार से संचालित हो रही है। अगर देश में इन्फ्लेशन है यानी मुद्रास्फीति है, मुद्रा का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में वो जितने भी प्रकार के अपने टूल्स हैं उसकी जो दर है उसे बढ़ाती है। और ठीक इसके विपरीत यदि देश की आर्थिक स्थिति में स्लो डाउन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या चल रही है, तब ऐसे स्थिति में आरबीआई अपने जितने भी रेट है उस रेट को घटाती है। हम यहां पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस रेट के घटने या बढ़ने से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन पर कंट्रोल होता है और किस प्रकार से
इसके माध्यम से जनता के धन बैंकों में सुरक्षित होते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये बात करते हैं कि CRR क्या होता है। CRR के बारे में यह है कि इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। नाम से लगता है कि नगद आरक्षित अनुपात। RBI अपने रेगुलेशन एक्ट 1934 के अंतर्गत यह निर्धारित करती है कि कोई भी बैंक जो भारत में काम कर रहा है उसमें यदि जनता ने किसी भी प्रकार के पैसे को डिपॉजिट किया, अपने मनी को डिपॉजिट किया, तो बैंक उस डिपॉजिट मनी में से एक निश्चित अनुपात कैश में RBI के अकाउंट में जमा करवा देगा। हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में RBI के बारे में बताया कि प्रत्येक कमर्शियल बैंक अपना एक अकाउंट RBI में खोलता है। तो ऐसे स्थिति में दिन के अंत होते होते उस कैश को जमा कर दिया जाता है RBI के पास। इसकी दर कितनी होती है ये RBI समय समय पर निर्धारित करता है। वर्तमान समय में इसकी दर 4% के आसपास है, जो हर 2 महीने में बदलने की संभावना होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए बैंक में जमा किए तो 4 रुपए बैंक अपने से हटा करके RBI के खाते में जमा कर देगा। इस RBI 0 से 100% कोई भी दर इसमें रख सकती है, लेकिन पहले RBI CRR के लिए मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15% की दर निर्धारित करती थी, जो अब समाप्त कर दिया गया है। RBI के पास जो बैंक ने कैश जमा किया उसके बदले में बैंक को RBI कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि यह पैसे के माध्यम से RBI यह सुनिश्चित करती है या अपने जनता के लिए यह सुनिश्चित करती है कि यह बैंक से आप कारोबार कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। दूसरा जो मौद्रिक पॉलिसी के अंतर्गत टूल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब कोई भी व्यक्ति या ग्राहक अपने मनी को ले जाकर के बैंक में डिपॉजिट करता है तो RBI यह दिशा निर्देश जारी करती है कि ग्राहक के कुल डिपॉजिट का एक निश्चित अनुपात या एक निश्चित प्रतिशत अपने पास हमेशा लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना है। लिक्विडिटी यानी तरलता। इसका मतलब यह है कि आप कैश में रखिए, आप गोल्ड में रखिए या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे रखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी बैंक जो है वो पैसे कमाने के लिए जनता का जमा धन को लोन पर देती है, और लोन से जो उसे इंटरेस्ट प्राप्त होता है उसी से उसकी जो गतिविधियां हैं वो संपन्न होती है। अगर SLR ना हो तो ऐसे स्थिति में बैंक आपके जमा धन का पूरा लोन में लगा देगी, मार्केट में दे देगी। अगर कल को आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी और आप बैंक में गए तो बैंक आपको देने से मना कर सकती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए RBI ने यह नियम बनाया कि हमेशा बैंक अपने कुल डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत हमारे अपने पास तरलता के रूप में रखे, और वर्तमान समय में इसकी जो दर है 18% है। यानी अगर मैं अपने 100 रुपए लेकर के बैंक के पास जमा करता हूं तो बैंक उसमें से 4 रुपए तो
सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास दे देगा और एसएलआर के रूप में 18% अपने पास रखेगा। यानी 22% जो हमारा पैसा है, कंज्यूमर का जो पैसा है, उसको बैंक लोन के रूप में नहीं दे सकती। यह एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता का पैसा सुरक्षित रहता है। 2008 में जब इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ और बहुत सारे बैंक, अमेरिका के, ब्रिटेन के, लेमन ब्रदर्स, ये सब दिवालिया हो गए, लेकिन भारत का एक भी बैंक दिवालिया नहीं हुआ। उसके पीछे सीआरआर और एसएलआर, जो मौद्रिक नीति से संबंधित चीज है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। 2008 में अगर ऐसे हम माने कि हमारा सीआरआर लगभग 10% रहा होगा और एसएलआर अगर 25% रहा होगा, मैक्सिमम के रूप में अगर हम देखें, तो 25 और 10 35%। 35% धन जो बैंकों में ग्राहक का जमा है वो तो डूब ही नहीं सकता, क्योंकि विदेशी बैंकों में ये सीमाएं नहीं थी। इसलिए उन्होंने ग्राहक के समस्त पैसे को रियल एस्टेट में लगा दिया। उनका यह अनुमान था कि रियल एस्टेट में बूम होने वाला है, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण रियल एस्टेट ठप हो गया और बैंकों ने जो पैसा दिया था, विदेशी बैंकों ने, वो वापस नहीं हुई। इसलिए जो है वो दिवालिया हो गए और भारत के जो बैंक थे वो इस क्राइसिस में बच गए। इसलिए मैंने कहा कि मौद्रिक पॉलिसी से बैंकों की रक्षा होती है और बैंकों में जमा लोगों के धन की रक्षा होती है। हम अभी आपको इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से इन दर को वृद्धि करने पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और दर को कम करने पर इकोनॉमिक स्लोडाउन या बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। अब आइए हम अगर बात करते हैं कि रेपो रेट या बैंक रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, तो इसको हम बहुत सिंपल के साथ आपके साथ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, बैंक को कई बार पैसे की आवश्यकता होती है क्योंकि वो पैसे लेकर के मार्केट में देता है। हम और आप बैंक से पैसा लेते हैं, लेकिन बैंक आरबीआई से पैसा लेता है क्योंकि वो बैंकों का बैंक है। तो यदि कोई भी बैंक आरबीआई से 91 डेज से लेकर 364 दिनों तक के लिए कोई लोन लेता है और उस लोन पर जिस दर से इंटरेस्ट देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट को कई बार पैनल रेट भी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में यदि कोई भी बैंक किसी भी प्रकार की त्रुटि करती है और मानकों पे खड़ी नहीं उतरती तो उस पर आरबीआई पेनाल्टी लगाता है और वह पेनाल्टी की दर बैंक रेट प्लस 3% होती है। अगर वही गलती बैंक दोबारा करती है तो ऐसे स्थिति में उसे पेनाल्टी रेट बैंक रेट प्लस 5% के हिसाब से दिया जाता है। दूसरा जो लोन बैंक आरबीआई से लेती है वो रेपो रेट के आधार पर लेती है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन। जब बैंक को 1 डेज से लेकर 1 दिन से लेकर 90 दिनों तक के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वह अपनी सिक्योरिटी पेपर को आरबीआई के पास ले जाकर जमा करता है और यह कहता है कि 90 दिनों के अंदर मैं सिक्योरिटी पेपर को पुनः वापस ले लूंगा और इसके बदले में आप मुझे लोन दे दें। आरबीआई जब बैंकों को इस आधार पर लोन देते हैं तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं या इसे हम पॉलिसी रेपो रेट भी कहते हैं। इसकी दर
वर्तमान समय में 4% रखी गई है, जो कई बार मतलब पिछले 6 या 1 वर्षों से ये कंटिन्यू कर रही है। रेपो रेट के अंतर्गत कोई भी कमर्शियल बैंक 10 करोड़ के टर्म में लोन ले सकता है। अब नेक्स्ट आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। कई बार बैंकों को एक दिन या एक दिन से कम के लिए लोन लेने की आवश्यकता होती है। इसे हम 1 ओवरनाइट लोन भी कहते हैं। 2011 से आरबीआई ने यह नियम बनाया कि अगर किसी भी बैंक को 1 ओवरनाइट के लिए लोन की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है, और इसके लिए वो किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी पेपर जमा करने की जरूरत नहीं होती। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत जो लोन लिए जाते हैं वह लोन 1 ओवरनाइट के लिए होते हैं। और ये कितने मिलते हैं? तो ये मिलते हैं किसी भी बैंक का एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का 1%। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज क्या है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में पैसा जमा करता है तो वो या तो करंट अकाउंट में जमा करेगा या सेविंग अकाउंट में जमा करेगा, या फिर वो फिक्स डिपॉजिट करता है। जब हम करंट और सेविंग में करते हैं तो उसे हम कभी भी निकालने का प्रयास निकाल सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट एक टाइम के बाद ही निकाला जा सकता है। बैंक इसको कैसे कैलकुलेट करता है? जैसे मान लीजिए कि एक बैंक के पास डिमांड के तहत जो जमा हुआ पैसा एक दिन में वो हुआ, सपोज कीजिए कि 100 करोड़ रुपए, और डिमांड के तहत जो पैसा निकला वो 50 करोड़ रुपए निकला। तो यहां पे नेट हो गया 100 माइनस 50, दैट इज कॉल्ड 50। इसी तरह से फिक्स डिपॉजिट में भी 100 करोड़ रुपए जमा हुआ उस दिन और 100 करोड़ रुपए उस दिन निकला, तो नेट हो गया 50। तो डिमांड की तरफ से 50 और टाइम की तरफ से 50, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हो गया 100 करोड़। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हो गया 100 करोड़ रुपए। अब किसी बैंक को एमएसएफ के तहत अगर पैसे चाहिए तो उसे 100 करोड़ का 1% ही दिया जाएगा। तो 3 तरह से बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, बैंक रेट एंड एमएसएफ। रेपो रेट वर्तमान समय में 4% है, जबकि बैंक रेट 4.25% एंड एमएसएफ भी 4.25% है। अब आती है रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अगर बैंक के पास पैसे अधिक हैं तो ऐसे स्थिति में बैंक अपना पैसा ले जाकर के आरबीआई के पास जमा करती है। आरबीआई उसे एक सिक्योरिटी देता है जिसमें लिखा होता है कि हम इसे 90 दिनों के अंदर आपसे परचेस कर लेंगे, और जब हम यानी आरबीआई जब बैंकों को उसके मूलधन वापस करती है तो उसके साथ साथ वो इंटरेस्ट भी देती है, क्योंकि पैसा तो आरबीआई में जमा हुआ है। जिस दर से इंटरेस्ट देती है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो वर्तमान समय में 3.35% पर निर्धारित किया गया। तो ये ऐसे प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से बैंक फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। अब जरा एक एक करके समझते हैं। अगर सपोज कीजिए कि एसएलआर 0% हो और सीआरआर भी 0% हो, तो जो ग्राहक का पैसा बैंक के पास गया तो वो 100 रुपए का 100 रुपए लोन दे देगा, और लोन के बाद उसकी कमाई होगी, है ना। अब वो लोन मार्केट में गया, कंज्यूमर के पास गया, कंज्यूमर के पॉकेट में पैसा है 100 रुपए, तो ऐसे स्थिति में उसके पास खर्चा करने को जो है मन करता है और वो खर्चा कर देता है। किसी वस्तु का कीमत अगर 10 रुपया है तो वो 12 रुपए में भी ले सकता है।
तो इससे क्या हो रहा है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर हम इसमें कंट्रोल करना चाहते हैं तो अगर सपोज कीजिए कि हम जो है CRR 10 रुपए कर दिए 10%, SLR को हम 20% कर दिए तो 30% हो गया। तो बैंक में जो कंज्यूमर का पैसा गया, वो पैसा जो है उसमें से 30% पैसा जो है वो तो मूव नहीं कर रहा है। तो अब मूव कर रहा है 70 रुपीज या 70% पैसा, लेकिन बैंक को तो प्रॉफिट चाहिए उतना ही जितना 100 में आ रहा था। तब ऐसे स्थिति में क्या करेगा, बैंक इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा, और जब इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा तो कंज्यूमर के पास पैसा कम जाएगा, और जब कंज्यूमर के पास पैसा कम जाएगा तो 10 रुपए का सामान पर वो मोल भाव करेगा और कहेगा कि आप मुझे इसे 9 रुपए में दे दें। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि फिर इन्फ्लेशन पे जो है कंट्रोल लग जाएगा। इसी तरह से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और MSF का अगर हम रेट हाई करते हैं तो क्या होगा कि बैंक RBI से कम पैसा लेगा, और RBI से जब कम पैसा लेगा तो वो मार्केट में कम पैसा देगा, और जब मार्केट में कम पैसा देगा तो लोग जो है किफायती बरतेंगे, और इससे जो है इन्फ्लेशन जो बढ़ी हुई होती है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके ठीक विपरीत क्या होता है कि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है, बेरोजगारी की समस्या है, जैसे अभी कोविड के वजह से भयानक बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए RBI ऐसी स्थिति में क्या करता है कि वो बैंक रेट को या जितने भी रेट उसको कम करता है। इससे क्या होता है कि बैंकों के पास जो लोन लेने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए कि बैंक रेट को हम कम कर दें, 4% से घटा करके हम उसे 3% कर दें, तो ऐसे स्थिति में बैंक जो है वो ज्यादा लोन लेगी, और ज्यादा लोन लेगी तो कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा जाएगा। और अगर कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा है तो पहले वो पैदल जा सकता था, लेकिन जब उसके पॉकेट में पैसा है तो उसने कहा कि चलो हम एक रिक्शा में बैठ के चलते हैं। जैसे ही उसने रिक्शा वाले को हायर किया, वैसे ही रिक्शा वाले को रोजगार मिल गया। उसके पास थोड़ा और पैसा आया, उसने बोला नहीं हम तो ऑटो से जाएंगे, तो ऑटो वालों को रोजगार मिल गया। तो जब भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, खास करके जब इकोनॉमी स्लो डाउन होता है, बेरोजगारी होती है, तब यहाँ पर RBI क्या करता है कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत जितने भी रेट हैं, SLR, CRR, जितने भी इस तरह के रेट हैं, उस सबको कम करके मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को बढ़ावा देता है, और फ्लो ऑफ मनी के वजह से क्या होता है कि रोजगार जनरेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने मौद्रिक नीति के अंतर्गत डायरेक्ट क्वांटिटेटिव जो टूल्स हैं उसको हमने देखा। ये सीरीज हमारा आगे भी चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 10 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ओपन मार्केट पॉलिसी क्या है, बैंक जब कंज्यूमर को पैसा देता है तो वो पैसा किस तरह से, कौन कौन से रेट होते हैं उस पर, और इसके साथ साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विदेशी मुद्रा के संदर्भ में। धन्यवाद। जय हिंद।